नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे खगोलीय घटना की जो हर कोई जानना चाहता है कि इस घटना का असर क्या होगा आपके जीवन पर, मेरे जीवन पर, किसी भी। तो इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि किस जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा इसका। हमारी प्राकृतिक स्थितियां बदलेंगी या ग्रह गोचर बदलेंगे, असर क्या होगा इसका। और निश्चित रूप से जब कोई खगोलीय घटनाएं होती हैं तो कुछ परिस्थितियां स्थितियां बदलती हैं। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारा सौभाग्य है कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए काशी और छोटी काशी दोनों का एक संगम है। काशी यानी कि बनारस से हमारे साथ इस वक्त विनय पांडे साहब जुड़े हुए हैं जो बनारस विश्वविद्यालय में हैं, और छोटी काशी यानी कि गुलाबी नगर जयपुर से हमारे साथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पंडित विनोद शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश भारद्वाज साहब जुड़ रहे हैं और पुरुषोत्तमजीत गौड़ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले विनय जी आपके पास आना चाहूंगा कि एक ही पक्ष में अगर दो ग्रहण हो तो कुछ इसका विशेष इंपैक्ट आएगा। जी, अगर एक ही पक्ष में दो, सुन पा रहे हैं आप हमको? जी बिल्कुल सुना रहे हैं। हाँ, देखिए, अगर दो ग्रहण होता है तो उसका जरूर ही एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या उपद्रव का सूचक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि दो ग्रहण एक पक्ष में हो कहाँ रहा है और कहाँ है ग्रहण। अब किस परिप्रेक्ष्य में हम विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय ज्योतिष के हिसाब से तो दो ग्रहण कोई वर्ष पक्ष में नहीं लग रहा है, पूरे वर्ष में कहीं एक पक्ष में दो ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जी आकाशीय जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले हमें दृष्टि की जरूरत होती है। तो हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं कि भारतीय ज्योतिष की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आप आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो उनकी परिभाषाएं ग्रहण की अलग है और भारतीय ज्योतिष के ग्रहण की परिभाषाएं अलग है। भारतीय ज्योतिष की जो ग्रहण की परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार कहीं भी एक पक्ष में दो ग्रहण नहीं हो रहा है। और मुख्यतः जिसके को लेकर के हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं कल 5 जून 2020 के लिए, ये ग्रहण तो हो ही नहीं रहा। आधुनिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार यह ग्रहण है, ये खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण नहीं है और इसका जनजीवन पे, पूरे भूमंडल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे आचार्य इसे ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखते। यह उपक छाया का ग्रहण है, यानी कि जो प्रतिभा होती है, साथ जो एक छाया की जो छाया उत्पन्न होती है, उसपे चंद्रमा जा रहा है, उसपे चंद्रमा प्रवेश कर रहा है, और इस तरह की घटनाएं अक्सर खगोल में घटती रहती है। लेकिन जी ज्योतिष शास्त्र हमारा उन्हीं घटनाओं का संज्ञान लेता है जिनका मानव जीवन के ऊपर और भूमंडल के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला होता है। तो ज्योतिष शास्त्र इसका संज्ञान नहीं लेता और भारतीय ज्योतिष परंपरा के अनुसार से यह ग्रहण नहीं है। इसीलिए यह ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एक पक्ष में दो ग्रहण लग रहा है। सिर्फ एक ग्रहण लग रहा है, 21 जून को सूर्य ग्रहण, और यह कल जो है वो खगोलीय घटना आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ग्रहण है, लेकिन भारतीय ज्योतिष की दृष्टि से जो परिधि है हमारी भारतीय ज्योतिष की, उसके हिसाब से ग्रहण नहीं है। इसीलिए इसका कोई हमारे भारतीय ज्योतिष में अस्तित्व नहीं है। यह इसका होना या न होना कोई भी प्रभाव या दुष्प्रभाव को जन्म नहीं देता। जी मैं पुरुषोत्तम जी के पास जाना चाहूंगा। पुरुषोत्तम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं, और साहब जानना चाहता हूं कि जैसे विनय जी कह रहे हैं कि घटनाएं जो है उनका उन्होंने पूरा वर्णन किया है, लेकिन अगर कोई भी खगोलीय घटना होती है, इसे हम उसी रूप में देखते हैं कि खगोलीय घटना है। ग्रहण होना, कोई भी ग्रहण होता है तो ये एक तरह से खगोलीय घटना होती है। साइंस भी, जो ज्योतिष साइंस है, वह भी इस पे मुहर लगाती है। लेकिन घटनाओं का असर कितना पड़ता है, ये मान के चले कि ये तो घटना है, रूटीन बात है, कोई खास बात नहीं है, या फिर वास्तव में हमारी परिस्थितियों पे, हमारे आमजन पर, प्रकृति पर कुछ असर होता है। देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत यहाँ संध्या काल में सबको प्रणाम और नमस्कार। बहुत बड़ी बात कही साहब पांडे जी ने, पर मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि 59 साल के बाद में आपको 21 जून को जो ग्रहण देखने को मिल रहा है, उसका जो खंड काल है वो भी बहुत बड़ा है। और बड़ी स्पष्ट बात है कि 21 जून को जो ग्रहण लगेगा, सुबह 9:55 से शुरू होकर के और दोपहर 2:35 तक रहेगा। और ये बता दूं कि ये ग्रहण का राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में संपूर्ण विश्व के अंदर प्रभाव दे। जी जी गौड़ साहब।
गौर साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। गौर साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं मुकेश भारद्वाज साहब के पास में जाना चाह रहा हूँ। मुकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इस तरह की बिल्कुल जो मैं घटनाएं पांडे होती जी हैं। ने कहा, बहुत सम्मान, इनका सम्मान करता हूँ इस बात का, इन्होंने ये बात कही। लेकिन 26 दिसंबर 2000 जो ग्रहण हुआ था, उस ग्रहण के ठीक विपरीत एक ग्रहण है। क्योंकि जो 26 दिसंबर को ग्रहण हुआ था, उस ग्रहण में धनु राशि और मूल नक्षत्र था, और एक साथ धनु राशि में 6 ग्रहों का विद्यमान था। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, केतु, 6 ग्रह एक साथ थे। और आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, और ज्योतिषीय विश्लेषण से कई संकेत, क्योंकि उस दौरान गुरु और केतु की युति थी, और इस गुरु केतु की युति के कारण संकेत ये थे कि आज जो कोरोना वैश्विक महामारी का पूरा विश्व को सामना करना पड़ रहा है, ये उसी समय उस ग्रहण का उद्गम हुआ था, और पूर्व दिशा से हुआ था। क्योंकि ये राहु और जो केतु और बृहस्पति की युति है, ये संक्रमण का फैलाव का कारक माना जाता है। राहु को भी संक्रमण के फैलाव का कारक माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये जो ग्रहण है, इस बार विपरीत हो रहा है, ठीक विपरीत है। अभी इस बार जो 21 जून का ग्रहण है, इस दौरान ग्रहों की स्थिति अलग देखने को मिल रही है। तो ये मिथुन राशि में होने जा रहा है। इस ग्रहण का मंगल जलीय राशि मीन राशि में स्थित होकर के सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जिससे अशुभ स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा जी। ग्रहण के समय 4 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र और बुध वक्री हो रहे हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु, केतु और 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। ये शुभ फलदायी नहीं माने जाते। इस स्थिति में संपूर्ण विश्व को बड़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। यहाँ तक तो कहूंगा ये जो साहब, दौर चल रहा है, प्राकृतिक गौर साहब, यह जो दौर प्राकृतिक चल रहा है कोरोना का जो दौर चल रहा है, ये और जी, प्रभाव डालेगा हमारे पर। नहीं, कोरोना का देखिए, इस वैश्विक महामारी कोरोना से काफी निजात मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ वो मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र, तो ये जो चेंज परिवर्तन हुआ ग्रहों का, यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। उस समय केतु और बृहस्पति की युति थी। ऐसी जी। परिस्थितियों में आपको बड़ा स्पष्ट, हाँ, पर यह ग्रहण जो है प्राकृतिक आपदाएं जरूर देगा। क्योंकि ये ग्रहण के दौरान मैं समुद्री चक्रवात गौर या साहब वापस लौट रहा हूं। तूफान। मैं जी गौर साहब वापस लौट रहा हूं आपके पास, वापस जी लौटूंगा आपके पास में। जी एक बार मुकेश जी के पास जाना चाह रहा हूं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मुकेश जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। घटनाएं हैं ये, और पहले भी कई बार चर्चा होती है कि अगर कहीं भी चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, कई बार कई देश में दिखता है, कई में नहीं दिखता है। यहाँ एक बात होती है कि घटना तो हो रही है, ये तो हम बिल्कुल मान के चलते हैं, लेकिन जिस मुल्क में दिखाई देता है या फिर कहीं नहीं दिखाई देता है, उसका असर किस तरह से देखा जाए। जहां दिखता है वहां असर होता है, जहां नहीं दिखता वहां असर नहीं होता है। बिल्कुल यही बात है। आप देखें, पिछला जो 24 तारीख दिसंबर में जब ग्रहण था, तो भारत के बिल्कुल कोने तक आकर के ये काफ़ी कम हो गया था। एक पट्टी भारत के ऊपर से निकली थी, बीच के ऊपर से, पूरे भारत को नहीं प्रभावित करा था पिछला सूर्य ग्रहण। तो हमने देखा कि ये जो महामारी थी, इसका असर बिल्कुल इस ग्रहण तक आते आते भारत में बहुत ही कम स्तर पर हमने पाया। पूरे विश्व को तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया इस महामारी ने, लेकिन भारत को बहुत कम स्तर पर प्रभावित किया। जो कोई भी ये बात कह रहा है कि किस तारीख बाद, जैसा कि अभी पूर्व विद्वानों ने कहा कि भाई ये किस तारीख बाद कम हो जाएगा या ये हो जाएगा या इसके प्रभाव कम होने वाले हैं, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। मैं आपको बहुत ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्ज करना चाहता हूँ मेरी ओर से, कि 21 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक की, जो 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक जो अगला उपछाया ग्रह आने वाला है, उस चंद्र ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण, उस इस जो 21 जून से लेकर के और 5 जुलाई तक के बीच की जो अवधि है, वो उस अवधि के अंदर ये तय होगा कि ये इसकी जो क्षमता है, इसकी जो ये एक तरह से राक्षस कह लीजिए आप इसको, कि भाई उस समय इसके अंदर इस राक्षस को प्राण मिले थे, अगर कोरोना राक्षस को,
ज्यादा ताकत मिली थी उन दो 9 तारीख और 23 तारीख वाले दिसंबर वाले ग्रहण, 2 ग्रहण थे उनके अंदर। तो यहाँ इस जो ये 2 छाया ग्रहण और एक जो सूर्य ग्रहण है, इसके अंदर इस राक्षस की ताकत कम होगी या ये अपना रूप बदल करके ताकत बढ़ा लेगा, ये हम आज नहीं कह सकते। जैसे किसी भी एक बीज को लगाने के बाद में आप आज पहले नहीं कह सकते कि वो बीज पृथ्वी से निकलेगा या निकलेगा, ये प्रकृति तय करती है हमेशा, और प्रकृति तय करेगी कि वो ईश्वर तय करेंगे हमने जो उस ग्रहण से और इस ग्रहण। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो ये जो बीच में जो पूरा प्रॉपर जो टाइम था, ये इसमें हमने कितने अच्छे कार्य किए हैं, कितना ईश्वर की आराधना की है, मानवीयता कितनी हम में आई है, कितना पुण्य सृजित पृथ्वी पे लोगों ने किया है उस एक घटना के बाद में, कितने लोगों को हमने एक्चुअली, ये पूरा काल ऐसा काल था जिसके अंदर हमारे पूरे सिस्टम को झकझोरा, और उस झकझोर से हम कितने जागे। ईश्वर इसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको नोट किया होगा, किसी प्रकृति ने कह लीजिए, ईश्वर ने कह लीजिए, या पूरे सिस्टम ने कह लीजिए, और उसने इसको जांच परख करके उसका परिणाम आने वाला है 21 तारीख से लेकर के और 5 तारीख के बीच में। वो हमको बताएंगे कि आपने जो किया। एक बात बताइए, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि 21 जून से 5 जुलाई तक की बात कर रहे हैं आप, जी बिल्कुल, जिसमें दूसरा यानी कि सूर्य ग्रहण होगा और दूसरा चंद्र ग्रहण होगा, आप इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन उप छाया ग्रहण हम कह रहे हैं, छाया पड़ेगी पृथ्वी की चंद्रमा के ऊपर। हाँ, तो इसका व्यापक असर नहीं होगा? नहीं, व्यापक असर ये जो बता रहा हूं, ये असर ही है कि इसके बीच में ये असर आएगा। विनोद जी आ गए, नमस्कार सर। मैं शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा, लौटूंगा आपके पास। पहले हाँ, तो ये इसमें जो है, ये एक चीज का जो है यहाँ इस बीच में, इस दौरान ये परिणाम निकलने की बात है, यानी रिजल्ट निकलेगा मानवीयता का, मानव ने क्या इन 6 महीनों में सीखा और क्या परिणाम किए। तो ये उस तरह से इसको देखा जाए कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हमने जो किया, हमने कितनी इसके लिए तैयारियां की हैं, हमने कितना मेडिसिन के ऊपर काम किया है, हमने कितना कोरोना से बचाव के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत कितना लोगों ने उसको स्वीकार किया, कितना इम्यून सिस्टम बढ़ा, कितनी हमने मानवीयता दर्शाई लोगों के प्रति और अपने हृदय में भी, और इन सब चीजों का मूल्यांकन है ये। मैं लौटूंगा आपके पास वापस, मैं विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं। ग्रहण है, ग्रहण एक खगोलीय घटना के रूप में है, लेकिन बात असर की होती है। हर कोई जानना चाहता है कि महज ये घटना है कि वास्तव में इसका कुछ असर भी होता है। असर हो तो किस तरह का असर देखा जा सकता है ग्रहण का? जी, आप ग्रहण के संदर्भ में देखिए, अभी जैसे भी सब बड़े बड़े विद्वान यहाँ विराजमान है, इन सब में जो चर्चा कर रहे हैं, 5 ग्रहण हो रहे हैं इस वर्ष, और 5 ग्रहण में 2 सूर्य ग्रहण है, 3 चंद्र ग्रहण है। लेकिन चंद्र ग्रहण उपछाई चंद्र ग्रहण है, जो एक खगोलीय घटना मात्र है, वो ग्रहण की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन उसका प्रभाव जरूर होता है प्रकृति पर, पृथ्वी पर, जीव मात्र पर। अब ये जो प्रभाव को अगर नकारने वाली बात तो कोई होती ही नहीं है। इसे तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों दृष्टि से सभी स्वीकारते हैं, क्योंकि अभी एक तो 21 जून को जो होने वाला है ग्रहण, कभी 5-6 जून को ऊपर छाई चंद्र ग्रहण होगा, और 3 ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। शास्त्री साहब, आपकी थोड़ी आवाज कम पहुंच रही है हम तक, आवाज आपकी कम पहुंच रही है हम तक। 2 ग्रहण तो भारत में दिखाई नहीं देंगे, 3 ग्रहण भारत में दिखाई देंगे जी। आवाज। तो ऐसे स्थिति में ये जो 3 ग्रहण भारत में दिखाई देंगे, जो भारत में नहीं भी दिखाई देंगे, तो पृथ्वी पर तो सभी ग्रहण का प्रभाव होता है, और वो विशेष रूप से जिस क्षेत्र में, पृथ्वी के जिस क्षेत्र में ग्रहण होता है, उस क्षेत्र में विशेष प्रभाव होता है। और ये प्रभाव इंडिविजुअल भी होता है, ये प्राकृतिक भी होता है, और ये सब जीव चराचर जगत पर होता है। तो ऐसी स्थिति में
इनका प्रभाव, अभी तो कोरोना काल चल रहा है और इस बार एक खासियत है इस वर्ष कि जो चंद्र ग्रहण हो रहे हैं वो उपछाई चंद्र ग्रहण है। और उपछाई चंद्र ग्रहण अवसाद देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, कई डिप्रेशन के कारण बनाते हैं। और शायद प्रभु ने ये कोरोना भी इसी कारण से ऐसा कारण बनाया है कि जिसके कारण पूरा विश्व अभी अवसाद में है, डिप्रेशन में है कि कोई निदान ही नहीं आ रहा है और जिसके कारण से सब परेशान है। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही समस्या का समाधान भी करते हैं और निदान भी करते हैं, क्योंकि विष ही विष की औषधि होती है। ग्रहण से कोई चीज शुरू होती है तो ग्रहण ही उसका निदान होता है और अन्य ग्रह भी उसके साथ सहायक होते हैं। अभी वैसे जो जिस तरह की ग्रहण के कारण से जो स्थिति है ये प्राकृतिक, खासतौर से क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है और उपछाई चंद्र ग्रहण है, इसलिए ये जल पर, फल पर और सूर्य ग्रहण, कंकण सूर्य ग्रहण हो रहा है। और इस बार तो चूड़ामणि सूर्य ग्रहण हो रहा है, क्योंकि रविवार के दिन हो रहा है जब ये सूर्य ग्रहण, कंकण सूर्य ग्रहण जब होता है और रविवार को हो जाता है, कहा जाता है जी, चूड़ामणि सूर्य ग्रहण होता है, तो ये विशेष है। इसलिए इनके प्रभाव बहुत होंगे। अब एक एक प्रभाव इन पर अगर देखे जाए तो ये प्रकृति पर भी होंगे, जिससे प्रकृति के कारण प्रकृति में कई ऐसी स्थितियां जो अब से पहले हर सूर्य ग्रहण और हर चंद्र ग्रहण वैसे तो प्रभाव करता है, लेकिन अभी मकर राशि में शनि बना हुआ है, मकर राशि में बृहस्पति है और इनका राशि परिवर्तन होगा मकर और धनु राशि में। शनि और बृहस्पति की युद्ध बार बार हो रही है और हथियाती अपने 2021 के बाद तक कहीं 22 तक चलेंगे। ऐसी स्थिति में 2-3 बार जब युद्धि होगी, बृहस्पति वापस मारनी होगा और फिर राशि परिवर्तन करेगा, तो ऐसी स्थिति में शनि के साथ में 3 बार संयोग करेगा। और ये जो संयोग है पहला संयोग, बिल्कुल, तो ये तो आप बता रहे हैं कि बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस हिसाब से जो आप कह रहे हैं, उस हिसाब से तो काफी व्यापक प्रभाव इसका देखा जा सकता है। बेशक ग्रहण का आकार छाया के रूप में हो, लेकिन प्रभाव आप व्यापक बता रहे हैं। और एक अवसाद की जो बात कही है कि ये कोरोना है, इसको सपोर्ट करेगा। मैं विनय जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर कहीं भी दुनिया में इस तरह की स्थितियां हो, कहीं पे बाढ़ की पोजीशन बन रही हो, कहीं कोई महामारी हो और उसी दौरान अगर ग्रहण होते हैं, तो क्या माने जो घटना ऑलरेडी चल रही है उसको सपोर्ट करते हैं वो, या फिर उसका उस विकार को खत्म भी कर सकते, जैसे शास्त्री साहब अभी कह रहे थे कि सपोर्ट भी करते हैं और दोनों चीजें उसकी होती हैं, तो किस तरह से देखा जाए इसे? विनय जी, विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ प्रभा जी, विनय पांडे साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शास्त्री जी हमारे ज्योतिष शास्त्र के वरिष्ठ विद्वान है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमारे कल्पनाओं पे नहीं चलता है, हमारे यहाँ प्रमाण पे चलता है। और ज्योतिष शास्त्र में इस तरह के जो उपग्रह हैं, छाया ग्रह जो होते हैं, इनका कोई फल आचार्यों ने नहीं कहा है। और हम ग्रहण में कहीं भी अपने तरह से मनमानी फलों को कहने के लिए सक्षम नहीं है। हम जब तक कि हमारे ऋषियों ने आदेश नहीं किया है, हमारे ऋषियों ने बताया नहीं कि इसका फल नहीं होता है, इसीलिए इसका फल नहीं होता है। उपग्रह, छाया ग्रह का फल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने कोट किया है, हमारे आचार्यों ने लिखा है, जब छाया साधन की बात करते हैं सिद्धांत सेतु में, तो मुरलीधर ठाकुर भी कहते हैं, हमारे सुधाकर द्विवेदी जी भी कहते हैं, और उसके बाद से आचार्यों ने कहा है कि भवति वसुमतु भाभा वपुः खंडमानम तत्र भाभायाः वपुः खंडमानम भवति। लेकिन वही बाद में आचार्य कहते हैं, नैत्या भवति अस्पर्शो भभ्रमे भभ्रयाग इमदीदिते। इससे जो है वो छाया, जो ये प्रति छाया उत्पन्न होती है, इससे ग्रहण नहीं होता है। और फिर आचार्यों ने लिखा, नई चेतस्य प्रभावो ही गण्यते भूमंडले, और इनका प्रभाव इस भूमंडल पे नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग अपनी मनमानी बातों से निकल चलें, कल्पना से बाहर चलें। ज्योतिष इससे कलुषित हो रहा है। हमें अपने आचार्यों की वाणी पे फल के क्रम में जाना चाहिए। अगर किसी आचार्य ने कहा है कि इस छाया ग्रह का फल होता है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। हाँ, तो ये 21 जून वाला ग्रहण है, इसका फल अवश्य होता है, और 2 तरह से फल होता है, जैसा शास्त्री जी भी कह रहे थे, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। एक व्यक्तिनिष्ठ फल होता है और दूसरा वैश्विक फल होता है। और
जो कोरोना नामक इस संक्रामक महामारी चल रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रहण का हाथ नहीं है। उस समय वर्षेस जो था पिछले वर्ष का हमारे यहाँ, उसका भी हाथ है। उसके अतिरिक्त जो 6 ग्रहों की युतियां थी नक्षत्रों में और ग्रहण की राशियों में, उसका भी फल है। उसके अतिरिक्त जो ग्रहण हो गया वो उसमें और भी विष का काम किया। और ये प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव तब तक रहता है जब तक कि अगला दूसरा ग्रहण न हो जाए। तो निश्चित ही यह जो पिछले जो महामारी को बढ़ाने में जो युतियां कारगर थी, उनमें पिछले ग्रहण ने जो दिसंबर में हुआ था उसने प्रभावी अपनी भूमिका अदा की है और उसका बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन जैसे ही यह 21 जून के बाद यह ग्रहण का यह दूसरे तरह की स्थितियां उत्पन्न करेगा और इस संक्रामकता में भयानकता आ रही थी, जो वृद्धि हो रही थी, उसको वो कम करेगा। बाकी दूसरे कारण वहां मौजूद है जो इसको अभी सितंबर तक लेकर के जाएंगे, इसमें कहीं से संशय नहीं है। वीना जी एक सवाल है मेरा, वीना जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, वीना जी एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि चंद्र ग्रहण एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो वायरस है उसका एंटीवायरस की तरह काम कर सकता है, कि ये सपोर्ट करेगा, यानी कि बीमारी से दूर करने में आप ये कहना चाह रहे हैं। एक सकारात्मक पहलू देखना चाहिए चंद्र ग्रहण का। लेकिन क्या चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, क्योंकि यह जो साल है जिसमें 5 ग्रहण पड़ने वाले हैं और मुझे लगता है कि 5 जुलाई तक 4 ग्रहण कंप्लीट कर चुके होंगे, 4 ग्रहण कंप्लीट हो चुके होंगे 5 जुलाई तक जी। तो चंद्र ग्रहण को आप सकारात्मक रूप में देख रहे हैं, सूर्य ग्रहण का कोई अलग असर पड़ेगा? नहीं, ग्रहण उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ज्योतिषी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वही तो सुना, हमारे आचार्यों ने कहा है नैत्या भवति अस्पर्शो भब्रमा हिमदीधि थे। इस हिमदीधि का ग्रहण नहीं होता। और बाद में लिखा नहीं तस्य ही प्रभावो ही भूमंडले दृश्यते, इस पृथ्वी पर ऐसे उपज छाया ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं दिखता। इसलिए उस फोबिया से हमें ज्योतिष शास्त्र को बाहर निकालना चाहिए कि उस उपज छाया ग्रह का भी कोई प्रभाव होगा। हाँ, एक खगोलीय घटना है, आधानुक विज्ञान की दृष्टि से उसे हम ग्रहण कह सकते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आचार्यों ने ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर किया है, उसका साधन भी किया है, लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि देखिए यह साधन जो हम कर रहे हैं यह सिर्फ ज्ञान मात्र के लिए है। इसका इस वैश्विक प्रभाव, भूमंडल पे पूरा वैश्विक प्रभाव या व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता, मना किया है आचार्यों ने। तो हम अपनी बात, हमने इतना अपने ऋषियों से बड़े जिस आधार को लेकर हम फलादेश कर रहे हैं उसमें अपना मंतव्य जोड़ करके हम फल घटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फल के क्रम में सिर्फ ऋषियों की वाणी ही ग्राह्य होती है और ऋषियों ने नहीं बताया है, ऋषियों ने कहा है नहीं होता। वीना जी, कुछ ज्योतिषियों का यह कहना है कि प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी और अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ेगा, जो ग्रहण एक साथ एक महीने में 3 आ रहे हैं उसको लेकर के। नहीं सर, उसका असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ सूर्य ग्रहण है उसका असर पड़ सकता है, लेकिन ये जो 3 ग्रहण की बात मत करिए, सिर्फ एक ग्रहण की बात करिए, 21 जून के ग्रहण की बात करिए और अगला जो 14 जनवरी का ग्रहण होने वाला है उस ग्रहण की बात करिए। बाकी जो 4 है पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स है, उपछाई चंद्र ग्रहण है, और इनका हमारे आचार्यों ने इनके फल का खंडन किया है। आचार्यों ने बताया है कि इनका कोई फल नहीं होता है, क्यों इसको बार बार आप 6 ग्रहण लेकर के उसके फल की विवेचना कर रहे हैं? फल नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं होगा। जो भी फल देंगे ये 2 ग्रहण ही देंगे, एक 21 जून वाला सूर्य ग्रहण देगा और दूसरा आगे 14 जनवरी वाला सूर्य ग्रहण देगा। इसके बीच में बाकी ये जो 4 ग्रहण की बात कर रहे हैं, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से हम उसको ग्रहण कह सकते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष को उसको ग्रहण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। और हमारे धर्मशास्त्र के और ज्योतिष के आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि वापस लौटेंगे आपके पास में। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन टीवी। हम बात कर रहे हैं ग्रहण को लेकर के। एक महीने के अंदर 3 ग्रहण हो तो उसका असर क्या होता है? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आती है या फिर इसे महज एक खगोलीय घटना मान करके छोड़ दे कि कोई असर नहीं हो रहा? बात यही निकल के आ रही है। विनय पांडे साहब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि खगोलीय घटना है, कुछ असर हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यापक रूप में इसको उस तरह से हम नहीं देख सकते। आचार्यों के तर्क भी दिए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर पुरुषोत्तम जी गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। गौड़ साहब, विनय पांडे साहब को अभी आपने सुना, 2 बातें आ रही है निकल करके। आपने कहा कि इसका व्यापक असर देखा जा सकता है और एक ही महीने में 3 ग्रहण हो, एक पक्ष में 2 ग्रहण हो तो उसका बिल्कुल असर पड़ता है, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे बीमारी हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, तीनों पे इसका असर आता है। तो किस तरह से इसे जस्टिफाई किया जाए? 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। देखिए कि ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई पक्ष और विपक्ष जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उपछाया ग्रहण ग्रहण कोई भी हो, किसी भी प्रकार का किसी को ग्रहण जब होता है तो कष्टप्रद तो होता ही है। पांडे जी जो कह रहे हैं वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से ज्योतिष का ये विद्वान व्यक्ति है, क्योंकि भाई साहब ने बताया। मगर बात ये है कि यहाँ सबसे बड़ा ग्रहण का जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो सूर्य ग्रहण का मिलेगा। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये मृगशिरा और मिथुन राशि में हो रहा है। तो ये विशेष रूप से 30 जून को जो ग्रहण है ये 9:55 से और 2:35 तक दोपहर रहेगा। तो सबसे बड़ा ग्रहण है। साथ में मकर राशि में बृहस्पति और शनि की युति 59 साल बाद देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा से परेशानी भरा पूरा जैसी स्थिति में दिखाई देगा। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ये सूर्य ग्रहण की कंकणावधि जो है वो शुक्र सूर्य के लगभग 25 अंश पर। तो गौड़ साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का कम और सूर्य ग्रहण का असर ज्यादा होगा? गौड़ साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं, गौड़ साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का कम और सूर्य ग्रहण का असर ज्यादा होगा, ज्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं? का अपनी जगह चंद्र ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से होगा, मगर आपको ये बहुत स्पष्ट बात बता दूं कि 20 तारीख को जो ग्रहण होने जा रहा है सूर्य ग्रहण, इसका प्रभाव पूरे विश्व में दिखाई देगा। और निश्चित रूप से 21 जून को होगा। 21 जून को 20 जून को सायंकाल 9:55 पे उसका सूतक लग जाएगा। जून को सायंकाल 9:55 पे सूतक शुभारंभ हो जाएगा। मगर 21 जून को जो ग्रहण है ये संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा और ये बड़ा प्रभावी ग्रहण होगा, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब या दक्षिणी भाग में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा और करीब करीब भारत के शेष प्रांतों में भी ये दिखाई देगा। तो ये बड़ी बात है। ये सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण जो है ये प्रभावी होगा। और आपको ये बता दूं, जब ये सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा तो यहाँ तक कि जो जीव जंतु हैं आकाश में उड़ते हुए नजर देंगे और कुत्ते बिल्ली की आवाज भी आपको डिफरेंट दिखाई देगी। इसका इतना प्रभाव देखने को मिलेगा। पांडे पता नहीं कह रहे हैं
और कैसे कह रहे हैं कि इसका प्रभाव कहीं किसी भी रूप में नहीं होगा। मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही पशुओं को या जीव जंतुओं को भयभीत करने वाला, अजीब हरकत देने वाला ये ग्रहण होगा। इस ग्रहण का यहाँ तक कि पेड़ पौधों की पंखुड़ियां भी मुरझाने लगेंगी। ऐसी स्थिति इस ग्रहण के दौरान देखने को मिलेंगी। तो माना पांडे जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, पर यह ग्रहण तो पूरे विश्व में प्रभाव छोड़ेगा। ये बात सही है कि जो 26 दिसंबर 2019 को ग्रहण होता, षष्ठग्रही ग्रहण के साथ में 6 ग्रह एक साथ धनु राशि और मूल नक्षत्र, तो वो जो प्रभाव है वो इस ग्रहण पे आकर के कम होगा। और उसके बाद में इस वैश्विक महामारी जो हम देख रहे हैं, और ये बात बड़ी स्पष्ट है क्योंकि 20 मई को आर्द्रा नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र जो राहु ने प्रवेश किया है, ये भी बहुत प्रभावी रहेगा। क्योंकि 2001 में अमेरिका में ट्विन और टावर की जो नामक की घटना हुई थी, वो आपको सबको याद है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। उससे 27 फरवरी 2002 को तो ये घटना है गुजरात में, गौर साहब ये घटना भी हम ग्रहण से देख करके चल रहे हैं। ये घटना ग्रहण से जोड़ लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये राहु जो है मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र, और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। ऐसी स्थिति में ये 30 जुलाई 2001 अप्रैल 2001 तक था, उस दौरान तो उसकी घटना आपके सामने थी। तो ये प्रभाव यहाँ भी होगा। और सूर्य ग्रहण के साथ में हम ये ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, यह प्राकृतिक प्रकोप दिखाने वाला होगा और पूरे विश्व को प्रभावित कर। बिल्कुल मैं मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुकेश जी आपके पास आना चाह रहा हूं। एक महीने में 3 ग्रहण होना या एक साल में 5 ग्रहण होना, मुझे लगता है कि कभी ऐसी घटनाएं हो पाती होंगी, याद नहीं है कि कभी एक साथ इस तरह के ग्रहण की स्थिति बनी। तो ये घटनाएं जो है, अगर सीरीज में कुछ होता है, जैसे अभी पांडे साहब कह रहे हैं कि सकारात्मक पहलू भी देखना चाहिए, कि ये नहीं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट ही होगा, तो ये मान सकते हैं कि चले अगर चंद्र ग्रहण है, इसका सकारात्मक पहलू देखें, चंद्र और सूर्य ग्रहण का उस पर विपरीत असर पड़ रहा है, तो एक साथ अगर ग्रहण आते हैं तो किस तरह का असर देखा जाए? या फिर ये कह सकते हैं कि चंद्रमा कूल माना जाता है, सूर्य जो है तेजी होती है, उसमें आग होती है, तो उस तरह से देखा जाए कि हाँ, उसका असर, जो सूर्य ग्रहण का असर हमेशा से ज्यादा रहा है और चंद्र ग्रहण का कम रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का। हाँ। तो अभी अगर इन उपछाया ग्रहों की बात करें हम, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मन के ऊपर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। किस तरह का प्रभाव? कि हम नकारात्मकता हमारे मन पर हावी हो सकती है और हमारा चिंतन थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कोई रिपीटेड थॉट जिसको अपन बोलते हैं कि बार बार हम किसी एक विचार को बार बार सुने और सोचें और उस पर बहुत हमारा नकारात्मक ना हो जाए, इसका डर बना रहेगा। जो कमजोर मानसिकता के लोग हैं या जिनको तनाव ज़्यादा रहता है, उनके लिए ये कतई भी शुभ स्थिति नहीं है। उन्हें सबसे बचना चाहिए। सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी स्थिति ना आए कि वो अपने किसी एक खास विचार को लेकर के, खास डर को लेकर के, खास कोई भावना को लेकर के बहुत ज्यादा अपना विचार करें। लेकिन बात हो रही है इन सब समग्र रूप से, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ से इस ग्रहण की ऐसी स्थिति, ये जो सब ग्रहों, जो 21 तारीख वाला ग्रहण और ये दोनों सब मिलाकर के जो स्थिति बन रही है, अब स्वास्थ्य से ये बदल करके, राहु और बुध की जो स्थिति इन दिनों चल रही है, ये बदल करके अब आर्थिक हो जाएगी। आपने जितना भयावह अटैक जो हेल्थ में देखा है, उससे कई गुना ज्यादा आप इसका असर अब अर्थव्यवस्था पर देखेंगे। आप देखेंगे कि बृहस्पति जो मकर राशि में पहले से ही हैं और अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी स्थिति 110 वर्षों बाद है कि जब शनि और बृहस्पति दोनों, शनि अपनी स्वराशि के अंदर और बृहस्पति मकर राशि के अंदर, यानी एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं कि अगले 5 साल तक हम इस शनि का यहाँ पर 2.5 साल 2 राशियों में रहना और साथ के अंदर बृहस्पति का अपनी नीच राशि में होना और उसके बाद अगली राशि भी कुंभ राशि जो शनि की राशि है, तो लेकिन अर्थव्यवस्था को इतना स्लो डाउन कर देगा। अगर असर की बात की जाए, अर्थव्यवस्था पर ऐसा असर होगा कि रोजगार कम हो जाएंगे, रोजगार की चिंता बहुत बढ़ जाएगी और बहुत तेजी से हम अब
इस चिंता के अंदर हो जाएंगे कि हम अपने रोजगार को, हम अपने अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करें। और केवल भारत नहीं, पूरे विश्व की स्थिति इस तरह की आएगी। तो इसमें केवल जो रतन टाटा जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक वक्तव्य दिया था, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर के कोरोना ने पहले से ही प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, तो ये मान के चल सकते हैं कि ये जो खगोलीय घटना है उसको इतना सपोर्ट करेंगे कि जो सबके लिए बड़ी परेशानी खड़ा करेंगे, ये मान के चलें। बिल्कुल। अभी जैसे रतन टाटा जी का एक कोट था कि इस साल अगर हम अपना जीवन बचा लें तो ये भी जीवन बचाना भी बहुत बड़ा धन कमाने के बराबर है। मतलब जीवन बचाना भी धन कमाना जैसा ही है। तो यहां वही मैं वापस कोट करता हूं कि अगर इन दिनों हम हमारे अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन बचा ले जाते हैं इन 2 सालों के अंदर, जितने भी जीवन बच पाए, तो ये भी कोई कम स्थिति नहीं है। क्योंकि स्थिति आने वाले दिनों के अंदर, ये जो आज की स्थिति है, इससे कई गुना ज्यादा इसका इफेक्ट हमको दिखाई देगा अर्थव्यवस्था में। लोग मानसिक तनाव के कारण हो सकता है कि कुछ गलत कदम ना उठा ले और एक दूसरे को चीजें हड़पने या चोरी या कुछ इस तरह की घटनाएं, जो अवसरवादी लोग हैं वो कुछ इसका अलग लाभ उठाने की कोशिश करें और एक बहुत ही युद्ध में परिणति ना हो जाए इसकी, छोटे मोटे या आपसी जो देश है वो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते आप कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया जा सकता है, हो सकता है बहुत ज्यादा इस घटना के बाद में इस तरह के हालात बन सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। चले, मैं शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। विनोद साहब, मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ। दो बातें सामने आई। पांडे साहब कह रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक प्रमाणिक शास्त्र है, उसके लिहाज से तो इस तरह की जो घटनाएं, खगोलीय घटनाएं महज माननी चाहिए, कोई बहुत बड़ा व्यापक असर, हाँ सूर्य ग्रहण का कुछ असर देखा जा सकता है। तो आपने जैसा भी बताया कि व्यापक असर होगा। अभी गौड़ साहब भी कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं, मुकेश जी भी कह रहे हैं कि तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। तो आप दो बातें निकल करके आ रही हैं यहाँ पे। आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, व्यापक असर देखा जा सकता है। विनय जी से खारिज कर रहे हैं कि व्यापक असर नहीं कह सकते, सूर्य ग्रहण का कुछ असर देखा जा सकता है। देखिए, जहां तक अभी शास्त्रीय व्यवस्था का सवाल है, पांडे साहब, विनय जी सही कह रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि हम लोगों को, ज्योतिष शास्त्रियों को ब्रह्मा जी ने कोई एजेंसी अलॉट करी नहीं है कि भाई सब ब्रह्मा जी के दूत बन गए हो और सब वो अपने आप जो कुछ कहे सो करें, वैसा ही हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये जो ऋषियों ने लिखा है इसमें कोई दो राय नहीं, वो अपने साधना को और अपने अनुभवों को उन्होंने लिखा है। ऋषियों ने वैवाहिक पद्धति में, विवाह पद्धति में भी कुछ बहुत सी चीजें लिखी हैं, शास्त्रीय दृष्टि से कई फलादेश लिखे हैं, धर्मशास्त्र की कई व्यवस्थाएं लिखी हैं, लेकिन आज धर्मशास्त्र की कई आज के विवाहों में और आज की व्यवस्थाओं में जैसे लग ही नहीं पाती है। तो वैसे ही कई सारी चीजें हैं, लेकिन खगोलीय घटना का यदि अगर हम बात करें तो खगोलीय घटना तो बुध का सूर्य पर जो पारगमन होता है वो खगोलीय घटना होती है, लेकिन असर उसका भी पड़ता है। आपके शरीर पर चींटी निकल जाए तो भी आप पर असर पड़ेगा और हाथी निकल जाए तो आप पर असर पड़ेगा। वैसे ही जो चंद्रमा का जब उपछाई चंद्र ग्रहण होता है तो इनके प्रभाव पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, हमारे पास में कोई पैरामीटर केमिस्ट्री के और फिजिक्स के तो नहीं है, ज्योतिषियों के पास है भी नहीं। लेकिन प्रकृति पर जब सूर्य की भी कांति होती है, सूर्य अगर चंद्रमा की भी कांति होती है, चंद्रमा से तो जब हम हमारे एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेलीस्कोप से चंद्रमा से तो आग लग गई थी एक रुई में, चंद्रमा से इतनी ज्यादा ज्योति आती है। इसलिए सूर्य की ज्योति अलग बात है, चंद्रमा की ज्योति से आग लगाती थी, इसलिए उससे ऐसी बात नहीं है मेरी आंख खराब हो गई चंद्रमा के कारण कि मैंने टेलीस्कोप से चंद्रमा को देख लिया था। तो चंद्रमा ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं, तो जिस चंद्रमा की कांति कम होगी तो उस पर असर तो पृथ्वी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जी जी शास्त्री साहब, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शास्त्री साहब हमसे आवाज पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, मैं इसके बीच एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जैसे शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ते हैं मैं वापस लूंगा उनको। मैं एक बात आप सभी लोगों से, हाँ जी शास्त्री साहब,
यहाँ एक सवाल और उठता है, समय कम है, मैं एक राउंड लेना चाहूंगा। मैं सबसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे जी, तो आपके हिसाब से तो ये माना जा सकता है कि घटना जो हो रही है, कोई भी खगोलीय घटना होती है, उसका असर निश्चित रूप से जनजीवन पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, ये माना जा सकता है। व्यवस्था देखिए क्या है, जब मन पर असर पड़ेगा, किसी व्यक्ति का मन खिन्न होगा और उससे तो अपना व्यवसाय कर आनंद से, तो उसके व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा, वो घर में भी असर पड़ेगा, उसका हर कार्य क्षेत्र में पड़ेगा। जब मन पर ही असर होगा तो निश्चित रूप से होगा। अब मन पर असर ग्रहण होने पर ही होता है, ऐसी बात नहीं है कि मान लीजिए कोई मानसिक दृष्टि से ग्रहण तो बहुत प्रभाव करता है, लेकिन जब उपछाई व्यवस्था होती है, उपछाई व्यवस्था भी आपके पास में अगर मान लीजिए राहु की छाया, कि एक तो व्यक्ति आप पर सीधा प्रहार करे और एक कोई दुष्ट व्यक्ति आपके पड़ोस से निकले, तो आपका दिमाग तो खराब वैसे ही होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। इनका मेरे मानना है, इनका मानना अलग है। मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ, बड़े बड़े विद्वान हैं, इनके अनुभव बहुत अच्छे हैं, ये साधक है, सिद्ध है सब लोग, इसलिए इनकी बातों को भी मैं सबको बहुत नमन करता हूँ। लेकिन वास्तविकता जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हर घटना कोई न कोई अगली घटना का एक प्रतीक होती है और उसका कुछ न कुछ प्रभाव होता है। ये है हमारी ये हो जाती है कि उस घटना का प्रभाव ठीक से नहीं कर पाते। ये बात भी सही है कि अशुभ ही अशुभ नहीं होते, ग्रहण भी शुभ फल देते हैं। अगर ग्रहण का ही बात करें, ये ग्रहण क्षेत्रों में मैं वापस आऊंगा आपके पास में। विनय पांडे साहब, आपके पास आना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई भी खगोलीय घटना होती है, हमें कई बार ये बात है कि ये घटना हो रही तो इसका ये असर पड़ेगा, लेकिन शास्त्री ही ये बात कहते हैं कि इसके उपाय भी होते हैं। अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो हमारे दर्शक आप लोगों से जुड़े हुए हैं इस वक्त, वह जानना भी चाहते हैं कि इसका उपाय क्या है, अगर ग्रहण हो तो उस दौरान करना क्या चाहिए। जी पांडे जी। देखिए, जी प्रभात जी, सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि हम किस परिप्रेक्ष्य में विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या ये आकाशीय घटना जो हम लोग चंद्रमा के ऊपर छाया ग्रहण की बात कर रहे हैं या पहली बार हो रही है, एक बात। दूसरी, क्या अगर इसके पहले हुई थी तो हमारे आचार्यों को इसका ज्ञान नहीं था? दूसरी बात। तीसरी, अगर उस ग्रहण का फल था तो इस ग्रहण का भी फल होना चाहिए था, और होना चाहिए था तो आचार्यों को लिखना चाहिए था। वहीं पर एक जगह आचार्य लिखते हैं कि ग्रहण हो रहा है तो इसका फल हो रहा है, और वहीं पर दूसरी जगह आचार्य साधन तो करते हैं लेकिन उसका फल नहीं लिखते हैं। तो क्या हम सिद्ध ब्रह्मा के बाद हमने हम सृष्टि करना प्रारंभ कर दी है, ज्योतिष सिद्धांत के नए नियमों को बनाना शुरू कर दिया है? ये तो सबसे पहले हम लोगों को ये आधार लेकर के चलना होगा कि हम किस आधार पे फलादेश करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने जहां प्रसाधन किया है वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस तरह, क्योंकि देखिए इस आकाश में रोज असंख्य ग्रहण होते हैं, सूर्य का, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्रमा, तारों के भी ग्रहण होते हैं, नक्षत्रों के भी ग्रहण होते हैं। क्या सभी का असर हम सभी के असर की गणना करते हैं? सभी में हम सूतक लगाते हैं? सभी में हम स्नान दान करते हैं? आप बताइए ना। आकाश में किसका ग्रहण नहीं होता है? रोज आकाश में असंख्य ग्रहण होते हैं, क्योंकि असंख्य पिंड है, परस्पर जब अवरोध उत्पन्न होगा तो ग्रहण लगेगा ही लगेगा। कभी किसी नक्षत्र का लगता है, कभी किसी ग्रह का लगता है, कभी बुध, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, सबके ग्रहण लगते हैं, लेकिन उनका भूमंडल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम उसका विचार नहीं करते, हमारे ऋषियों ने नहीं लिखा। और इसी तरह से उपक छाया ग्रहण आकाश में लगते हैं, इसके पहले भी लगते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विनय जी, विनय जी समय कम है, विनय जी समय कम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जो ग्रहण होते हैं अगर उसका असर भी पड़ता है तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसके उपाय क्या है। अगर जैसे चंद्र ग्रहण है या बीच 21 को सूर्य ग्रहण आएगा, फिर चंद्र ग्रहण आएगा, इस दौरान व्यक्ति करे क्या, आम आदमी करे क्या, जो मानता है वो करे क्या, क्या किया जाना चाहिए उस वक्त? देखिए, 3 कृत्य होते हैं ग्रहण के। ग्रहण के 3 कृत्य होते हैं, स्नान, जप, होम और दान। तो ग्रहण के आरंभ में स्पर्श के समय स्नान का विधान है, मध्य में जो है वो जप और होम का विधान है, और मोक्ष के समय पुनः स्नान करके और मोक्ष के बाद दान का विधान है। इसके लिए ग्रहण अशुभ होता है तो हमारे आचार्यों ने लिखा जन्मर्षे निधनम ग्रहे जनिवतो, और अंत में लिखा नो इच्छ माहू परे।
जिसके लिए ग्रहण, जिस राशि के लिए ग्रहण अशुभ है, उसे उस ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उस ग्रहण जन्य अशुभ फल से निवृत्ति होती है, वो ग्रहण जन्य अशुभ फल कम हो जाता है। और कदाचित अगर उसने देख लिया तो फिर शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाके तैल दीपक जलाने का विधान है, आचार्यों ने बताया है, जप का विधान है, दान का विधान है। तो 3 कर्म ही है मुख्य, स्नान, जप, होम और दान, इन्हीं को करना है। स्पर्श के समय स्नान करना है, मध्य में जप और होम करना है, और अंत में स्पर्श मोक्ष के समय में स्नान करने के बाद पुनः दान करना है। और अगर जिसके लिए ग्रहण अशुभ है उनको ग्रहण को नहीं देखना है, और अगर उसने कदाचित देख लिया तो फिर उसका भी विधान करना है, उसके लिए दान करना है, उसके लिए जप इत्यादि करना है। स्वर्ण, नाग इत्यादि की भी व्यवस्था बताई गई है कि चंद्रमा का नाग इत्यादि बना करके भी दान करने के लिए आचार्यों ने लिखा है। तो ये विधियां हमारे आचार्यों ने बताई गई है। लेकिन मैं अंत में जाते जाते फिर जरूर कह दूंगा कि इन चंद्र ग्रहणों का कोई फल नहीं है। इससे भारतीय जनमानस को इससे उबरना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस तरह के ग्रहणों का फल हो, क्योंकि यह ऐसी असंख्य घटनाएं इसके पहले भी घटी हैं, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने संज्ञान इसका नहीं लिया। सूर्य ग्रहण का पूरा फल होगा, और वह सूर्य ग्रहण जो होगा पिछले ग्रहण के फल को, धीरे बीमारी कोरोना नामक है उसको थोड़ा सा संयमित करेगा, और दूसरे रूप में इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा, और दूसरे रूप में परिवर्तित। जी चलिए, आप बने रहिए साथ में। मैं पुरुषोत्तम जी गौर साहब के पास में जाना चाहूंगा। गौर साहब, आपके पास आना चाह रहा हूँ कि इस दौरान जब ग्रहण होगा उस दौरान क्या किया जाना चाहिए, कुछ अपनी ओर से आप बताइए कि उस वक्त क्या करें। कोई भी जब ग्रहण होता है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पांडे जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बाकी इस दौरान की बात करें तो ग्रहण के दौरान सूर्यास्तक स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यास्तक स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, अपने गुरु के द्वारा जो मंत्र प्रदत्त हुआ है उसका जप करें, सत्संग करें, अपने बच्चों के साथ सत्संग करें। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सूतक जो लगेगा, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, 20 जून को लगेगा रात को 9:55 से। उस दौरान के बाद कोई भी धार्मिक व्यक्ति को भोजन आदि नहीं करना चाहिए। ये पांडे जी की बिल्कुल बात का समर्थन है। और ये भी बात सही है कि पांडे जी, ग्रहण किसी को भी लगे, अपन मारवाड़ी में कहे ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण नाम से ही व्यक्ति को प्रभावित करता है। आपको पता नहीं कैसे ये बात मैंने माना, आप जो कह रहे हो बिल्कुल एक तर्क संगत की बात है, मगर यहाँ जो प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं या इस ग्रहण के दौरान बात कर रहे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले बताया था कि इस ग्रहण 21 को जो ग्रहण होता है, 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, जिसमें मैं पहले भी बोल रहा था कि देखो, शनि, गुरु, शुक्र और बुध ये तो वक्री हैं, और राहु और केतु 2 और हो गए, 6 ग्रह वक्री हैं। अब ग्रहण के समय बड़े ग्रहों का वक्री होना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा होना, समुद्री चक्रवात आना, तूफान आना, महामारी आना, जन धन की हानि होना। और आपको ये भी बता दूं, भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जून के अंतिम और जुलाई में भयंकर रूप से वर्षा व बाढ़ से जूझना पड़ेगा। ऐसी महामारी हो आएगी कि इस वैश्विक महामारी जो देख रहे हैं, इसकी जैसी उस समय भोजन के पैकेट वितरण होते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि पश्चिम देशों में चलिए, समय कम है। मैं मुकेश भारद्वाज साहब के पास में जाना चाहूंगा। मुकेश जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। इस दौरान जब ग्रहण होता है, राशि मीन राशि में जो 5 माह तक रहेगा, ऐसे में वर्षा काल असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा को दर्शाता है। जी बिल्कुल। गौर साहब, समय कम है। गौर साहब, समय कम है। मैं एक बार मुकेश जी के पास में जाना चाहूंगा। मुकेश जी, क्या किया जाना चाहिए उस दौरान? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब ग्रहण होता है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इस ग्रहण के अंदर सबसे पहली बात जो है वो है, आपको अपनी मानसिक मजबूती नहीं खोनी है। आपको कैसे भी आती है, अपने अंदर से आती है। आप अगर मानसिक रूप से मजबूत हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ग्रहण कोई समस्या नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं और आपको लगता है ये इतनी बड़ी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई और जो कोरोना काल आया, इससे अगर आप भयभीत हैं और तनाव में, आपकी जॉब चली गई, आपके बिजनेस को प्रॉब्लम है, आपके तमाम चीजें आपकी परेशानी के अंदर है, और आप अगर तनाव ले लेते हैं तो ये समझ लीजिए ग्रहण आप ही के लिए आया है। आप, क्योंकि जो राहु और बुध जो है वो दोनों ऐसी स्थिति के अंदर है कि
आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको हर वो काम करना है जिससे आपकी मानसिक ताकत बढ़ सके। हर वो बोलो आप ये है कि आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखनी अपने है। गुरुजनों, सलाहकारों से हमेशा बातचीत करनी है, उन लोगों से बातचीत करनी है जो आपको पॉजिटिव ताकत दे सके। उनके साथ आपको लगातार सूर्योदय के दर्शन करें। ग्रहण के अलावा पूरे महीने सूर्योदय कालीन अगर आप सुबह होते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को फिट करते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपकी मन स्थिति ताकतवर हो, आपकी मानसिक ताकत आपके हाथ में, तो चीजें आपके हाथ में। समय कम है, मेरा एक आखिरी सवाल विनोद शास्त्री साहब से होगा। शास्त्री साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दान पुण्य ये कुछ मायने रखते हैं। कहा जाता है कि जब ग्रहण हो, ऐसी परिस्थितियां हो, कोई भी अगर इस तरह की खगोलीय घटना होती है तो उस वक्त ये किया जाना चाहिए। ये भी एक घटना है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए और कब तक, अगर दान पुण्य कोई करता है तो कब तक कर सकता है वो? ये दान पुण्य तो देखिए, जैसे अभी विद्वानों ने सब कुछ बता दिया है, सारा दिशा निर्देश दे दिया है। दान पुण्य तो ग्रहण के निमित्त करना चाहिए, वो तो सही, ग्रहण में तो कोई दान पुण्य की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि काल ऐसा चल रहा है, समय ऐसा चल रहा है, इसलिए इस समय के कारण से हमें थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए। विपत्ति धैर्य माथा क्षमा, कि जब विपत्ति आए तो व्यक्ति को दृढ़ हो जाना चाहिए। और आज ये कोरोना का जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, ग्रहयोग उसमें थोड़े थोड़े निमित्त, ये तो पहले भी कई ग्रहण आए हैं, कई सारी स्थितियां पहले हुई हैं, लेकिन अभी जो है इन सबको हम ग्रहणों के साथ अन्य ग्रहों से भी जोड़ करके हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी दृढ़ता से रहें, कोरोना से सावधानी रखें और दृढ़ रहें, अपना आत्मबल न गिरने दें, तो सबसे अच्छा रहेगा। दान पुण्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में, ये तो वैसे भी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, और इस महीने में जो दान पुण्य, तो हम जो अर्जन करते हैं वो तो होता ही दूसरों के लिए। हम अपने लिए भोजन ही नहीं बनाते, भोजन ही हम अतिथि और देवता के लिए बनाते हैं। तो ऐसी संस्कृति हमारी, इसलिए दान पुण्य जितना किया जाए, और ग्रहण में तो अनंत फल मिलता है। जी। चलिए, मैं नहीं, लेकिन जो रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। आप लोगों के विचार काफी हमारे बड़े महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और आप लोगों ने उन्हें काफी बताया भी है कि किस तरह की घटनाएं होती हैं, क्या होता है और इसका क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, खगोलीय घटना, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो हम पहुंच पा रहे हैं, घटनाओं का असर होता है। घटना कोई भी हो, व्यापक होता है, कम होता है, ये अलग बात है कि उसका कितना इम्पैक्ट आता है, लेकिन असर जरूर होता है। ये सभी हमारे जो मान्य विद्वान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, और ज्योतिष के ये कहूं कि अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, कोई भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी विभूतियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन